अच्छा, हमने ना कल काफी सारा कवर कर लिया था। एंड जो हमारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बचे हुए हैं मैं उसको फटाफट से कवर अप करा देती हूँ, सिंस यू नो वी आर रनिंग टाइम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन एस्पेक्ट्स के हिसाब से चलेंगे। सो हम बात करते हैं मॉक ड्रिल्स की। तो मॉक ड्रिल्स के बारे में डॉक्टर अहमद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मॉक ड्रिल्स मैंने बेसिकली हम लोग कोई भी चीज जो हो सकती है उसके लिए कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल या स्कूल में फायर के लिए, या फिर हॉस्पिटल या और भी किसी ऑफिस में आपका इमरजेंसी के लिए ACLS वाला, या मॉक ड्रिल क्या नाम है, हम उसके लिए भी कराते हैं अपना अर्थक्वेक के लिए, कि अगर अर्थक्वेक आ गया बाई चांस तो हम कैसे कर सकते हैं, जो जहाँ की जैसी सिचुएशन है। जैसे जो जिस चीज का प्रॉब्लम एरिया है, जो फ्लड एरिया है, वहाँ पे स्कूल में, हॉस्पिटल्स में हर जगह हम मॉक ड्रिल कराते हैं कि फ्लड से कैसे बचना है या पैनिक नहीं हो। जितने जहाँ जिस तरह का डिजास्टर हो सकता है उस तरह का मॉक ड्रिल कराते हैं। तो फायर वाला तो कॉमन है, क्योंकि फायर फायर का हम लोग अक्सर हर जगह कराते हैं, ऑफिस से लेके हॉस्पिटल। करेक्ट करेक्ट। सो मॉक ड्रिल्स वेरी गुड। मॉक ड्रिल्स बेसिकली क्या है? मॉक ड्रिल्स हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट, ये सब अरेंज कराते हैं। क्यों? ताकि लोगों को पहले से गाइडेंस मिल सके, जिसमें उनको नॉलेज मिलेगी, उनको तरीके बताए जाएंगे कि इमरजेंसी क्राइसिस को कैसे हैंडल करें, और उस टाइम पर क्या डूज होंगे, क्या डोंट्स होंगे, और किस तरह से हॉस्पिटल एड लेनी है, किस तरह से अदर अदर सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। वो सारे फैक्टर्स हमारे मॉक ड्रिल से क्लियर हो जाता है। सो मॉक ड्रिल का मोटा मोटा अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे अब हम लोगों ने मेन अगर बात करें तो हम लोगों को प्रिपेयर करेंगे इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, ताकि एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन तैयार हो, इवेलुएट कर पाए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को। चाहे वो कहीं पर भी है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर कोई आपकी मॉक ड्रिल है, स्कूल में है, या किसी भी जगह पे जहाँ पे हैजार्ड्स हुए हैं, या फिर कोई ऐसे फैक्ट्रीज या प्लेसेस वहाँ पर ड्रिल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और डॉक्टर अहमद, आप ना म्यूट कर लो क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बीच में। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्यों है मॉक ड्रिल्स? मॉक ड्रिल्स बेसिकली हम लोग क्यों क्यों जरूरत होती है या क्यों इम्पोर्टेंट है हमें मॉक ड्रिल्स के लिए? तो मेन अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हम अपनी कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को चेक करें, उसको स्ट्रेंथन करें, पॉलिसीज बनाएं, प्लान्स बनाएं, प्रोटोकॉल्स बनाएं कि हम कैसे उस टाइम पर उस इमरजेंसी को हैंडल करेंगे। उसके लिए कैसे हमें प्रिपेयर रहना है, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कैसे हमें लोगों को बचाना है, कैसे अपने एसेट्स को बचाना है, और कैसे अपने सराउंडिंग्स को बचाना है। सो दैट इज व्हाई मॉक ड्रिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब मॉक ड्रिल की नेसेसिटी, ऑब्वियसली लोगों को अवेयर करना, उनको हैजार्डस ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में तरीके बताना। देन यू हैव टू एजुकेट पीपल, यू हैव टू एग्जामिन SOPs एंड प्लान। SOP मींस जो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस रहेंगे कि भाई कैसे करना है, कौन काम क्या करेगा, किस तरह के प्लान्स होंगे, कैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमारी मॉक ड्रिल के अंदर आ जाती है। ठीक है। मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग कौन करता है? वो सारे प्रोफेशनल जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशली एक अलग से टीम बनाना, इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना, जो इसमें रिस्पांस टीम रहेगी, फायर टीम, सेफ्टी सेक्टर की मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे लोग जो जो इम्पोर्टेंट हैं उस टाइम इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, वो सब मॉक ड्रिल को अटेंड करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ना मैंने एक दो मॉक, ये जैसे फायर मॉक ड्रिल के मैंने एग्जांपल डाल दिया है। इसमें क्या होगा कि आप इसको एक बार पढ़ लेना। अगेन वो ये सेम सेम चीज रिपीट हो रही है कि फायर मॉक ड्रिल के बारे में स्टेप्स क्या रहेंगे। कि सबसे पहले हमें प्लान क्रिएट करना है कि भाई क्या पॉलिसी, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। इंस्टीट्यूशन जो फायर मॉक ड्रिल करते हैं वो अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। देन मॉक ड्रिल के क्या मैसेजेस रहेंगे, मतलब मैसेज अलर्ट क्या रहेगा, एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा कि हमें फायर लग चुकी है या फिर फायर इमरजेंसी आ गई है, और उस टाइम पे कैसे इवैक्यूएट करेंगे, कैसे बिल्डिंग को खाली करेंगे, कैसे हॉस्पिटल, वो सारी टेक्निक, पॉलिसीज, वो सब हमारी प्लान के अंदर आ जाएगी। देन जब हमने प्लान बना लिया, उसके बाद हम अपने लोगों को, अपने जो भी आपकी वो टीम है, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उन सबको एजुकेट करेंगे। उस पे एम्प्लॉयज को बताएंगे कि हर स्टेप पे किसको क्या करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको जो उनको पढ़ने चाहिए। तो उनकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब दिए जाते हैं, डाउट्स क्लियर करे जाते हैं। उसके बाद हम
वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं कि मॉक ड्रिल में एक्चुअली वो इंडल्ज हो। बिकॉज आप जनरली देखोगे जब मॉक ड्रिल्स हो रही होती हैं बिल्डिंग्स के अंदर, लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल को सीरियसली मोटिवेट करना है ताकि वो उन मॉक ड्रिल्स को अंडरस्टैंड करें, सीरियसली अटेंड करें और उससे सीखें कि अगर बाय गॉड फॉरबिड अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद जो मॉक ड्रिल्स, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें रेगुलर इंटरवल पे ये मॉक ड्रिल्स कराते रहना चाहिए, जिसमें जैसे कई बार अलार्म बजा दिया, उसके बाद कैसे लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, लिफ्ट स्टॉप कर दी गई है, सीढ़ियों के रास्ता मतलब स्टेयर्स का रास्ता खोल दिया गया है। तो वो सारी चीजें उनको प्रैक्टिस करवाना, बिकॉज कंटिन्यूस अगर हम इंटरवल पे मॉक ड्रिल्स करवाएंगे तो लोग उसी सेफ्टी प्रोसीजर्स और जो नॉलेज है उसकी वो उनके रूटीन में रहेगी, उनको उनको समझ में रहेगा कि हाँ मॉक ड्रिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक ड्रिल करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है। मॉक ड्रिल करते वक्त हमें एक तो पहले तो सिचुएशन ऐसे क्रिएट करनी होगी जहाँ पे लोगों को इमरजेंसी फायर एक्शन प्लान समझ में आए। फ्रीक्वेंट मॉक ड्रिल्स करवानी है, एस्केप रूट्स बिल्कुल ऑब्स्टेकल फ्री रखने हैं, उस टाइम पे लोगों को एस्केप रूट प्रॉपर्ली गाइड करके रखना है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं मॉक ड्रिल को कराते हुए, तो इसलिए हमें ये सारे फैक्टर्स ध्यान रखने हैं इसमें। फायर ड्रिल क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली कोई भी ड्रिल ले लो, चाहे वो फायर ड्रिल ले लो, अर्थक्वेक ड्रिल ले लो, क्विकली कैसे रिएक्ट करें, फिर इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इवैक्यूएट कैसे करें, और साथ में लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए आपकी फायर ड्रिल करवाना जरूरी है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर अहमद, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, एक ना क्वेश्चन आ जाता है कि ट्राइज का क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि मैं अभी नेक्स्ट वो जो फाइल दिखाऊंगी उसके अंदर भी है। जहां तक हम बात करें ट्राइज की, ट्राइज बेसिकली क्या होता है, वो नर्सेज या वो कम्युनिटी जो इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को आपका जो मेडिकल एड देने के लिए मास लेवल पे मतलब कम्युनिटी लेवल पे या बहुत सारे लेवल लोगों को जब देती है, उस टाइम पर उस नीड को समझना, लोगों की मेंटालिटी समझना, ये सारे अपने ट्राइज नर्स के काम होते हैं। तो ट्राइज नर्स इज अ रजिस्टर्ड नर्स पोजीशन इन एन इमरजेंसी रूम और फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग पेशेंट्स एंड डिटरमाइनिंग देयर लेवल ऑफ नीड फॉर मेडिकल असिस्टेंस, है ना। ये लोग क्या करते हैं, रीअसेस करते हैं पेशेंट्स को, इमरजेंसी इनिशिएट करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फटाफट से करते हैं। जैसे कोई भी इमरजेंसी आती है तो आपने देखा होगा फटाफट से पहले नर्सेज उनको अटेंड करी एंड देन उसके बाद फर्दर समझ में आता है कि भाई इनको क्रिटिकल भेजना है या इनको बेसिक वुंड्स हैं जो यहीं पे हैंडल हो जाएंगे, एंड उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। तो ट्राइज जो है, ट्राइज टीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजास्टर के टाइम पे। ठीक है, क्लियर? सो ट्राइज जो है, ट्राइज हमारी टर्म है एग्जैक्टली क्या। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग पेशेंट एट द सीन अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द इंजरीज टू डिटरमाइन हाउ क्विकली दे नीड केयर, है ना। कि हमें जब भी कोई सिवियरिटी होती है या जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उस टाइम पर जो भी सफरर्स होते हैं, जो भी लोग जिन्होंने उस डिजास्टर को फेस किया होता है, उनको किस लेवल की मेडिकल फैसिलिटी देनी है, क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है, वो सब जो चीजें क्लासिफाई करते हैं लोग, मतलब आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करना उस ग्रुप को, उस पेशेंट्स को उनके बेसिस ऑफ सिवियरिटी पे, दैट इज द मेन वर्क ऑफ द ट्राइज टीम। सो दैट इज द टर्म कॉल्ड ट्राइज। सो केयरफुल ट्राइज जो है वो जरूरत होती है क्योंकि हमें विक्टिम्स जो हैं हमारे, जो हमारे सफरर्स हैं जिन्होंने उस डिजास्टर को फेस किया है, उनकी नीड्स के हिसाब से हमें रिसोर्सेज को यूज करने, क्योंकि हमेशा से देखोगे अगर आप डॉक्टर जुनैद, रिसोर्सेज हमेशा कम रहते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, किसी भी इकोनॉमी, रिसोर्सेज कम और यूजेस ज्यादा, है ना, डिमांड ज्यादा, मतलब जरूरतें ज्यादा। तो उस टाइम पे क्योंकि हमें पता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी, अब नॉन क्रिटिकल को अगर आप आईसीयू में भेज दोगे तो जिसको आईसीयू एक्चुअली चाहिए तो उसको बेड नहीं मिलेगा वहां पे। क्लियर है ना? करेक्ट, एम आई करेक्ट और नॉट? यस मैम, एक्चुअली है में ना? ट्राइज का बेसिक थोड़ा सा और भी है, चलिए डिफरेंस उसमें थोड़ा सा अलग है मैम, क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग ट्राइज का जो है वो कलर कोड जो यूज करते हैं वो बेसिकली डिजास्टर के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि हाँ जैसे हाईली सीवियर उसमें कलर है ना 4, रेड, हाँ हाँ, ये ग्रीन। दिया हुआ है ना, देखो ट्राइज में मैंने आपको कैटेगरी दिखाई ना, क्रिटिकल, इमरजेंसी, एक्यूट एंड जनरल। ये 4 बेसिकली कैटेगरीज होती है जिसमें भाई किस लेवल पे मेडिकल नीड की जरूरत है, तो उसको कैटेगराइज करना उस टीम को, जैसे आप जो बोलते हैं कि कलर से हम लोग करते हैं हॉस्पिटल में,
हॉस्पिटल में या कहीं पर भी करने के अपने टेक्निक्स होते हैं, लेकिन कैटेगरीज आपकी मोटा मोटी यही रहेगी, क्रिटिकल, इमरजेंसी, एक्यूट एंड जनरल। ठीक है। उसके अलावा बोल रहे हैं कि और भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है टीम का, नर्सेस का। वो जो आपके लोग हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं या आपके सफरर्स हैं, उनको एक एम्पैथी भी प्रोवाइड करना, रीअश्योरेंस भी प्रोवाइड करना कि उनकी जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल स्ट्रेस है, मेडिकल इशू है, वो सब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। सो डोंट, कहते हैं ना, डोंट वरी, सिचुएशन विल बी ऑल राइट, टीम इज वर्किंग ऑन इट, सब ठीक हो जाएगा, है ना। वो सब काम भी आपकी ट्राइज टीम करती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेडिकल वुंड्स बहुत ज्यादा हैं। जो लोग डिजास्टर को फेस करते हैं वो वैसे भी मेंटली भी बहुत शॉक सिचुएशन में होते हैं, है ना डॉक्टर जुनैर, एम आई करेक्ट? हेलो। यस मैम, वो अनम्यूट करने में टाइम लग गया मैम तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ठीक है ना, तो आपने ये भी आपने, अच्छा, हैव यू सीन एनी सच सिचुएशन जहाँ पे ट्राइज टीम काम कर रही हो? नहीं मैम, नॉट एट, एंड आई एम नॉट होपिंग येट। दैट्स अगेन फॉर्चुनेट। पर क्योंकि जैसे अभी कोविड है, कोविड भी एक बड़ा डिजास्टर हम लोगों ने सबने झेला ही है। सो उस केस में भी इनिशियली तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि लाइफ थ्रेट लोगों को बहुत ज्यादा था, बट स्टिल डॉक्टर्स एंड दिस मेडिकल टीम एंड पैरामेडिकल स्टाफ, इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, नॉट ओनली बाय क्योरिंग पीपल बट ऑल्सो गिविंग द रीअश्योरेंस एंड द सपोर्ट एंड द मेंटल सपोर्ट टू द पीपल। क्योंकि लोग, जैसे कोविड होता था, लोग डर जाते थे कि बस कोविड का मतलब है लाइक यू आर अबाउट टू डाई। सो नाउ in that case your people, how they deal with it, that is also very very important. So TRICE team has to be very very active also in terms of giving empathy and reassurance to the sufferers. ठीक है। अच्छा, एक ना ट्राइज, सॉल्ट ट्राइज है, ये सीडीसी स्पॉन्सर्ड वर्किंग ग्रुप है, जिसमें जो अगर इसका कभी शॉर्ट फॉर्म का पूछ लेते हैं, वैसे कभी पूछते हैं एग्जाम में, देखा तो नहीं है मैंने। सॉर्ट, असेस, लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। जो आपके जिसमें ट्राइज टीम जो क्या करेगी, इन सारे फंक्शंस पे काम करेगी, सॉर्ट करेगी कि क्या क्या इश्यूज हुए हैं, उसको असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसके बाद उसके इंटरवेंशंस को देंगे, मतलब जो भी प्लान्स, पॉलिसीज या प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या ट्रांसपोर्ट देना है, वो सब पे काम करेगी। ठीक है। सॉल्ट मेथड एम्प्लॉयज ग्लोबल पेशेंट sorting, individual assessment, life saving interventions and treatment transport decision in the setting of disaster and MCIs. So कह रहे हैं कि जो भी आपका सॉल्ट टीम है वो क्या करेगी, डिजास्टर को इवेल्युएट करेगी, सॉर्ट करेगी पहले इश्यूज को, फिर इन्वेस्टमेंट प्लान असेस करेगी, इंडिविजुअल प्लान असेस करेगी, फिर उसके बाद आपका लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस देगी, उसके बाद ट्रीटमेंट देगी, एंड देन डिसीजंस लेगी आपके डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको, चलो ये दोनों वैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए। एक चीज और भी है कि दो तीन ना मॉक ड्रिल्स वगैरह के बारे में, जैसे फायर मॉक ड्रिल है, अर्थ मॉक ड्रिल है, ये सब चीजें ना, और इवन कोई डिजीज को लेके, कोई एपिडेमिक को लेके भी कोई, अगर आपको कोई ड्रिल का कंटेंट मिलता है तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम में अगर आप पूछ लेते हैं और आप लिख लेते हो तो इट विल बी अ वेरी गुड way to fetch marks. ठीक है, ओके ओके डॉक्टर अहमद, who all have joined now. I was seeing. Hi ma'am, good evening. Wasim, you are late today. Yes ma'am, I'm outside right now, so. सर ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन। अच्छा, हमने कल एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट पे काफी चीजें कवर कर ली थी। अब हमने एक सेकंड फेज कवर करना है, जहाँ पे हम रिस्पांस की बात करें कि कैसे रिस्पांस देंगे या कैसे हॉस्पिटल रिस्पांस देगा। देखो, स्मॉलर हॉस्पिटल्स के लिए आपको अगर बात करते हैं इमरजेंसी प्लान्स की, तो उसमें क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो फोकस करेंगे मोबाइल इमरजेंसी प्रोवाइड करने के लिए, इंसिडेंट्स जहाँ पे हुए हैं, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने की, और फॉरवर्ड करेंगे रेफरल्स जो है सीरियस पेशेंट्स के टू द नियरेस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल। क्योंकि ऑब्वियसली जो छोटे हॉस्पिटल हैं वो कैजुअल, मतलब क्रिटिकल केसेस को तो नहीं हैंडल कर सकते,
वो हो सकता है बेसिक ही फर्स्ट एड दे सकते हो, तो वहां से फिर वो एनालाइज करके अपने पेशेंट्स को ट्रांसफर करेंगे। अब क्योंकि पेशेंट्स को ट्रांसफर करना है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हॉस्पिटल नेटवर्किंग ऑल्सो, क्योंकि हॉस्पिटल नेटवर्किंग का मतलब यही नहीं है कि आपको सिर्फ ना अपनी कम्युनिकेशन के लिए अपना नेटवर्क बना के रखना, रादर आपको उनकी इसका मतलब ये है कि डायनेमिक लिंक बना के रखना हेल्थ केयर फैसिलिटीज का उस जोग्राफिकल एरिया में, ताकि जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मेरे हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट अच्छे हैं नहीं हैं, तो हमें नियर बाय हॉस्पिटल ऐसा जहाँ पे हार्ट रिलेटेड इश्यूज के लिए इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, उसके बारे में एक तो आपका कनेक्ट होना चाहिए हॉस्पिटल के साथ एक आपका टाई अप होना चाहिए, और उस हॉस्पिटल के फैसिलिटीज को कैसे अवेल करना है, कैसे वहां उन तक इमीडिएटली अपने पेशेंट को पहुंचाना है, ये सारी चीजें हमारे प्रोटोकॉल में मेंशन होनी चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल नेटवर्किंग करके रखते हो तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, ये तो फटाफट से मुझे डॉक्टर अहमद बता देंगे। डॉक्टर अहमद जल्दी बताओ, अगर आपकी हॉस्पिटल नेटवर्किंग है तो आपको क्या क्या फायदे हैं? डॉक्टर अहमद। जैसे मैं कनेक्ट आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ, आप बताओ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था, मैं दूसरे कोई डिवाइस बात से नहीं, कोई कनेक्ट। बात नहीं, बताओ। बहुत सिंपल है, इसमें इवन आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। नहीं, पढ़ समझ में तो आ गया ना हम्म। जो भी था, तो ऐसा इशू नहीं है। आर यू स्पीकिंग? आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज आ रही है? अब आई, बोलो। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने म्यूट कर दिया था, डिस्टर्ब हो म्यूट रहा था कर ना दिया था, थोड़ा। मैंने आपसे पूछा था ये सवाल। अच्छा, चलो मैं फिर समझ नहीं पाया, कोई रिपीट कर बात दी, नहीं, नहीं रिपीट मैं करिए। हाँ अच्छा मैं बताती हूँ, ठीक है मैं बताती हूँ, म्यूट कर लो आप, ठीक है। मैं 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 ओके कह रहे हैं क्वेश्चन कि समझा नहीं था आपका। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हॉस्पिटल अपनी नेटवर्किंग करके रखेगा डिफरेंट एजेंसीज के साथ, नियर हॉस्पिटल के साथ, तो क्या फायदे होंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हमें एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम एनालिसिस करने में हेल्प रहेगी। मतलब कि जब हम अपने आसपास के हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ डिस्कस किया हुआ है कि भाई हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए, क्या क्या अवेलेबल है क्या क्या नहीं अवेलेबल है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी खुद की प्लस जो नियर बाय हॉस्पिटल्स है उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, और क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या उनकी वीकनेस है। सो एट द टाइम ऑफ कैजुअलिटी, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, हम उसके बेसिस पे फिर हम डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा, नॉलेज ऑगमेंटेशन, क्योंकि हम लोग डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक, इन सब के साथ कनेक्टेड है, तो हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे पास या फिर इवन नियर बाय एजेंसीज के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और हमारी उससे रिलेटेड हमारी खुद की नॉलेज कितनी एनहांस हो रही है, उस पर भी काम हो जाएगा। Then the other important aspect is optimum utilization of resources. Obviously, when you have a proper networking and you are connected to a lot of hospital as well as agencies, you'll be able to utilize the resources properly. For example, मेरे पास, I mean, I can have a equipment or a big machine which the other hospital may not have. Then whatever patients we have for both the hospitals, we can do it. We can do that treatment from only from like from one particular unit, rather going into other one. So in the same way, for example, the other one does not have it, they can bring the patient to my unit, and if I don't have, I can take it to another unit. So obviously we'll be able to have a optimum utilization of resources. Okay. Okay. So the next important, very important here is external disasters source outside the hospital. So for example, you have the disaster which has happened outside your hospital. So what kind of disaster you can face, which can happen outside the hospital, like accidents, earthquake, flood, and blast. So now in that case,
look at this. You can see the plan here, Yes, ma'am. right? Just I mean, But ma'am, I think it's a blurred, ma'am. बहुत मतलब clear नहीं आ रहा मैम इस दिन पर. clear नहीं है. Okay. Just a moment. So, yeah, is it blurred or what? I mean, clarity कैसे नहीं मिल रही आपको? You're not able to read it. Yes, ma'am. Actually, the small points I can't read it. Yeah, so see if you go look at the like the information which is given in the middle, probably that can be blurred because it's very small. I mean, I'll send it to you and then probably can go through it and then you'll be able to read it properly. But then just have the basic analysis of the external points here. If you look at the emergency codes and then what all connectivity we are having here, like what would be the source, what would be the commanding center. So probably that can help you to understand. Inner information can vary, from one plan to other plan. So it varies from one unit to other unit. Okay. Okay, ma'am. ठीक है. Okay. Sorry. And one more here. Try it. So you can see here. Can you read this? I mean, can you see this now? This is a very basic one. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yeah, so you can see like, I mean, we have categorized like facility available, facility non and not available. And then if not available, then, how do you communicate? So here you can see that ambulance is there, then, it reaches to higher center. So we have categorized all these important, departments and or like important information area. And basis that we have categorized into that facilities available or not available. And then apart, I mean, basis your availability, you can further take the decision. Okay. Okay, ma'am. Okay. So this is about job chart, like with different executives or different people in the organization will have what kind of duties at the time of your disaster. So you can see here. Just go through this on your own. Guys, have you seen Wasim? Who else have joined now? Okay, Dr. Anuradha. Good evening. Good evening, ma'am. You're on time today again? Yes, ma'am. 7:30. Very good.
चलो, see we have covered some important topics also. ठीक है, कोई बात नहीं, I'll share the notes with you guys. पढ़ के हो जाएगा आराम से. Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, our pattern has changed to MCQs now. I know that. So that is what I'm saying, you know, if you understand the concepts properly, you will be able to attend. Okay, ma'am. अच्छा, फिर कल भी Rajkumari also have requested, like if we can, you know, if we can see some sort of MCQs paper also, which I will try to search. Okay, I can't promise you on that, but then you know I'll try my best, because अभी क्या है, आप लोगों का बैच भी है और another 2 बैचेस से भी, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, ये बैचलर्स के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर और फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है ना. यू गाइस आर स्टिल प्रोफेशनल, सो यू हैव अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, और आप लोग काम भी करते हैं, तो काफी चीजें आप लोगों को पहले से भी अच्छे से पता होती है ना. Yes. So that ways, but still, you know, for me also, again, you people are also my students, so I'll try my best to create some MCQs for you people also, but then for that give me some time. Okay, ma'am. Okay. हाँ जी, Dr. Ahmed, you want to speak something? Dr. Ahmed? अच्छा, I am audible to everyone, correct? Yes, ma'am. Okay, and even to Aman also. Aman? अमन की आवाज नहीं सुनी आज तक. अमन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपकी फर्स्ट क्लास है? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ? क्योंकि आज तो Yes, ma'am. चल रहे हैं. आ रहा है समझ? Yes, ma'am. ओके. अच्छा, जहां भी आपको इशू आता है प्लीज आस्क. ओके, Yes, ma'am. चलो. अच्छा, ये ना ये कुछ ड्यूटी चार्ट्स है, मतलब इट्स लाइक बेसिक ड्यूटीज. आरएमओ क्या करेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या करेंगे, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, जैसे आपका रिसोर्स को मैनेज करना, अलग और स्टाफ चाहिए तो और स्टाफ चाहिए मंगवाना, रिकॉल करना स्टाफ को, रीडिप्लॉय का मतलब है कि भाई एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करना, या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करना, अलर्ट तैयार रखना, ओटीज, आईसीयूज, फार्मेसी, लैब, फिजियोथेरेपी, इन सब के लिए. फ्लोर मैनेजर को इन्फॉर्म करना वार्ड अटेंडेंस के लिए. पीआरओ के क्या रहेंगे, वही वॉलंटियर. पीआरओ आपका जो प्रो जो है वो बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉय वॉलंटरी वर्कर. जैसे आपने देखा होगा काफी सारे जब कैलेमिटी आते हैं तो बहुत सारे एनजीओज जुड़ जाते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, या फिर आपकी यू नो रेस्क्यू टीम के साथ हेल्प करने के लिए. तो वो बेसिकली वॉलंटरी वर्कर्स होते हैं ना. तो प्रो आपका एक कोऑर्डिनेटर रहता है बिटवीन दोस वॉलंटरी वर्कर्स, ऑर्गेनाइज, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो एनजीओ है. तो उसके हिसाब से क्या स्टाफ की रिपोर्टिंग करना, आपके जितने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स जैसे एम्बुलेंस है, सिक्योरिटी ऑफिस है, कीपिंग है, उन सबको. देन लेवल ऑफ नेटवर्किंग की जरूरत है उस टाइम पर, वो करना. देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हॉस्पिटल्स को. तो ये सारा आपका काम रहता है. ठीक है. देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट. अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या आरएमओ की बात करें, क्या करेंगे वो, आप आपकी जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है की उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड एज इन उसको इकट्ठा करके, एंड देन यू नो एनालाइज करके एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फिर उसके बाद मीडिया को भी एड्रेस करना. और अगर आरएमओ अवेलेबल, सॉरी, अगर आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल नहीं है मीडिया को अटेंड करने के लिए, तो आपका आरएमओ अटेंड करेगा. मीडिया भी आपको पता है उस टाइम पर काफी बवाल मचा देता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप तो जो आपके पास जो फंड्स हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें. एंड देन वी हैव सिक्योरिटी ऑफिस. ऑब्वियसली हमने कल बात करी थी कि लाइसेंसिंग बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, एम्बुलेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, वो सारा काम करना.
क्राउड को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्राउड कई बार जो है सिचुएशन को और वल्गर या और वल्नरेबल बना देता है ना, क्योंकि आपको हर तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे क्राउड में, कई लोग इवन गाली गलौज पे भी आ जाते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कैन लीड टू लॉट ऑफ नेगेटिविटी, और जो पॉजिटिव हो भी रहा है वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसको भी मैनेज करना, देन एम्बुलेंस मैनेज करना, आपका ट्राइज एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके सफर कर रहे हैं, है ना, उन सारे इंफॉर्मेशन को भी उसको अक्रॉस डिफरेंट यूनिट्स जो है सर्कुलेट करना, प्लस उनको हेल्प करना। रिसेप्शन विजिटर्स एरियाज की बहुत बेसिक है, आप लोग कर लोगे। आपका एक रहता है ट्राइज ऑफिसर। ट्राइज ऑफिसर क्या करेगा, एक बार फटाफट इसको पढ़ो, ये मुझे डॉक्टर अहमद बताएंगे, अभी हमने ट्राइज पे बात करी थी बहुत सारी। डॉक्टर अहमद, डॉक्टर अहमद आप हो ना, यू आर इन द क्लास? डॉक्टर अहमद, can you hear me? Wasim, will you try? Dr. Anuradha, will you try? Yes, ma'am. Okay. Try करो ये। मैम ट्राइज ऑफिसर का जो रोल है वो है प्लान करना, पहले से टीम बनाना है एक उनका जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ट्राइज ऑफिसर का काम होगा कि पेशेंट को, जो भी सीवियर पेशेंट है उनको पहले ट्रीटमेंट पहुंचाना, फिर सेकेंड ऐसे लेवल ऑफ सीवियरिटी के अकॉर्डिंग स्टाफ असाइन करना और उनका ट्रीटमेंट। और ट्राइज ऑफिसर मेनली वही होते हैं जो हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट होते हैं या आरएमओ, जो सारे डिसीजंस, मेन डिसीजंस वही लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी बात करी थी, क्योंकि जब डिजास्टर होता है तो ट्राइज ऑफिसर बेसिकली क्या करेंगे कि एक टीम बनाएंगे जहाँ पे पेशेंट्स जो आपके सफर कर रहे हैं, और उन पेशेंट्स, अब आपके जो ट्राइज ऑफिसर्स है, सो दे आर लाइक मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, है ना, वो सिवियरिटी, इस तरह की सिवियरिटी उसको कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। स्टाफ जो है असाइन करेंगे ट्रीटमेंट्स के लिए, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। लाइक जैसे हमने बात करी थी ट्राइज वाले टॉपिक में कि कितना एक्यूट है, कितना क्रिटिकल है, उसके बेसिस पे हम अपने पास फर्स्ट एड दे सकते हैं, या और वी हैव टू ट्रांसफर पेशेंट टू द हॉस्पिटल, और शैल वी नीड टू सेंड देम टू आईसीयू डायरेक्टली। सो वो सारे डिसीजन मेकिंग आपकी ट्राइज टीम करती है। हॉस्पिटल आरएमओ, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट विल बी द ट्राइज ऑफिसर। ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है या आरएमओ है, वो जनरली, बिकॉज उनको काफी नॉलेज होता है हॉस्पिटल का भी और उनको उनके स्टाफ का भी, तो जनरली वही लोग आपके इस तरह का काम करते हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो भी इस तरह की टीम में इंक्लूड होंगे, है ना, अलग अलग स्पेशलिटी वाले, जैसे फिजिशियन है, एनेस्थेसिस्ट है, देन आपके सर्जन है, डिफरेंट कैटेगरी के डॉक्टर्स, डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आपके इंक्लूडेड होंगे इसमें। उसके बाद हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको स्पेशल केयर की जरूरत है और किस तरह की नेसेसरी मैनेजमेंट हम लोगों को करना चाहिए, वो सारा आपके डॉक्टर्स देखेंगे। नर्सिंग स्टाफ ऑब्वियसली अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लोग नर्सेज जो होती हैं आपकी ट्रेन होती हैं। देन उनको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स को यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए यूनिट पे। देन आपके अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो कैसे उस कंडीशन में क्या करना है, किस तरह की टाइप्स ऑफ इंजरीज हो सकती हैं, फिर किस तरह से एग्रेसिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है, किस तरह के असिस्टेंस वो प्रोवाइड करेंगे डॉक्टर्स को, कैसे कैटेगराइज करेंगे ट्रीटमेंट को, और अगर दूसरे डिपार्टमेंट से हेल्प की जरूरत है तो वो ऑब्टेन करना, देन मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाना, पेशेंट को अगर ट्रांसफर करने की जरूरत है तो वो करना। उन नर्सेस के लिए भी आपको पता है असिस्टेंट्स भी होते हैं, है ना, जो जूनियर्स जनरली रहते हैं या आपके वार्ड बॉयज वगैरह रहते हैं, वो नर्सेस को उनके प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। देन
मीडिएटर का काम करेंगे कैजुअलिटी और अदर डिपार्टमेंट में, बेड्स अरेंज कराएंगे, अदर चीजें हैं जैसे आपकी पिलोज एंड वो सब अरेंज करके रखेंगे, अगर कोई खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करेंगे, नए बेड की जरूरत है तो वो करेंगे, अगर एम्प्टी करवा रहे हैं तो वो करेंगे। तो ये सारे जो आपके हैं सपोर्टिंग स्टाफ। हाउस कीपिंग भी ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ वर्क, वार्ड अटेंडेंस अगेन थोड़ा सा सेम सॉर्ट ऑफ वर्क, जो व्हील चेयर्स वगैरह सब प्रोवाइड करके रखेंगे, तो इनका ये काम रहता है ना। ये बहुत बेसिक है, ये आप एक बार जस्ट पढ़ लेना, एम्बुलेंस क्या रहेगी, मॉर्चरी में क्या है, लैब में क्या रहेगा, है ना, वो सारा बहुत बेसिक है, विच वी ऑल नो। सो इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। ब्लड बैंक में, अब ब्लड बैंक का अगर पूछ लेते हैं तो 2 स्टाफ आपके ड्यूटी पे होने चाहिए आपके पास। One staff should be responsible for receiving the matching sample, other should be doing the cross matching, dispatching the blood, फिर लिस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप्स बना के रखना जरूरी है, प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, फिर फर्दर ब्लड अगर चाहिए तो कैसे करेंगे, प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन करना, ये सारे एक्टिविटीज और ड्यूटीज ब्लड बैंक में रहेगी। ऐसे फार्मेसी में भी भाई कौन कौन से आपके स्टाफ होने चाहिए, कितना आपके पास मेडिसिन का सप्लाई है, नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे, कैसे करना है, स्टॉक कैसे लेके रखें, फिर उसके बाद अगर शॉर्टेज है तो उसको कहाँ रिपोर्ट करें, और फिर कैसे फर्दर हम उसको प्रोक्योर करें। ऐसे ही आपका सेम आईसीयूज और रेडियोलॉजी। सो दीज आर ऑल बेसिक स्टेप्स विच यू विल सी इन एनी हॉस्पिटल। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ोगे इसको अपने आप। ठीक है, ओके मैम। ये ऑलमोस्ट मतलब बहुत इजी है। फिजियोथेरेपी का क्या काम रहता है, उसके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे जो कवर होंगे, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है। अच्छा, अब उसके बाद करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या है कि जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो सारे जो है हॉस्पिटल को क्लियरली फ्रेम करके लोगों तक पहुंचा के रखना। लोगों तक का मतलब है आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, आपके एसोसिएटेड एजेंसीज, आपके एसोसिएटेड पीपल जो उस टाइम पर काम करेंगे। ठीक है। हेल्थ पर्सनल एट डिजास्टर साइट, तो जब डिजास्टर्स होते हैं तो जो भी लोग उस टाइम ड्यूटी लेते हैं उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, वो आपके डिजास्टर पर्सनल हुए। उन लोगों को ऑब्वियसली आपका पीपी किट्स हो गए, आपके बेसिक इक्विपमेंट्स हो गए, ये आपको प्रोवाइड करके रखना है। और उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ट्रेंड होने चाहिए उस तरह के डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये एक और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आया भी, वो आया क्वेश्चन, ऑल्दो आपके एमसीक्यूज हैं बट फिर भी वो पूछ लेते हैं कि अगर इंटरनल डिजास्टर है, हॉस्पिटल के अंदर ही कुछ हो गया, जैसे फायर हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, केमिकल स्पीलेज हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले जब हमें पता लग जाता है कि भैया डिजास्टर हो गया है, अलार्म बटन बजेगा। ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन पास होगी आपके जो स्टाफ के अंदर, और साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन को मतलब उस डिजास्टर को कैटेगराइज करेंगे कि भाई रेड है तो फायर है, ऑरेंज है तो किस तरह का डिजास्टर है। तो जो कोड रहते हैं हॉस्पिटल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो पहले से डिफाइन करके रखेंगे। लिफ्ट को बंद कर देंगे ताकि लोग जो है जो आपके पेशेंट्स हैं या जो भी आपका स्टाफ है, वो हॉस्पिटल को इवैक्यूएट करे थ्रू स्टेयर्स। एग्जिट और आपका ओपन द फायर एग्जिट एंड डायरेक्ट द पेशेंट टू यूज इट। ऑब्वियसली फायर एग्जिट को भी, एक्सटिंग्विशर्स को भी ओपन कर देंगे, और लोगों को, पेशेंट्स को भी डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्शन देंगे कि भाई कैसे यूज करना है। बेड रिडन पेशेंट्स हैं तो उसको सेफ जोन पे पहुंचाना है। ऑब्वियसली इवैक्यूएशन का प्रोसीजर रखना है कि पेशेंट्स को इमीडिएट डेंजर से निकालो। अगर आपको कैटेगराइज करना है कि भाई एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं या सेमी एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं या नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं, भाई उसके हिसाब से फिर हम अपना एम्बुलेंस का अरेंज करके रखेंगे। ठीक है। फिर स्टेप 4 पे क्या करेंगे, अगर फायर है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, एक्सटिंग्विशर शुड बी अप्लाइड बाय द स्टाफ अवेलेबल देयर। हॉस्पिटल सिक्योरिटी टीम शुड कंट्रोल द क्राउड थ्रू आउट द इवैक्यूएशन प्रोसेस। ये तो हमने नॉर्मल मॉक ड्रिल के अंदर भी पढ़ा था कि भाई लोगों को भी कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, वो पुलिस और फायर फोर्स को इन्फॉर्म करके रहेगा, और फायर आपकी पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग मैसेजेस टू प्रेस एंड मीडिया। फिर उसके बाद जैसे हमारे पेशेंट्स इवैक्यूएट हो जाते हैं, जितने भी स्टाफ हैं उसको सोर्स को छोड़ देना चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। फिर फर्दर एक्सटिंग्विशिंग वर्क शुड बी कैरिड आउट बाय द फायर फोर्स। जितना हम लोगों को करंटली निकालने तक का जो बचाव है, वो आपकी
टीम करे, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो विद इन आपके हॉस्पिटल में है। लेकिन जब सब इवैक्यूएट हो जाते हैं, लाइफ बचा ली जाती है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द काम आपके फायर ब्रिगेड्स कर लेते हैं। फायर आपका फायर एक्सटिंग्विशर का काम जो है वो फायर फोर्स करेगी, फायर फोर्स की टीम जो रहती है। फिर देन जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो फिर से हमें कोड यूज करना है विच इज अ ग्रीन इंडिकेटर कि नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। उसके बाद लास्ट फेज की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। जब लोग उस डिजास्टर से रिकवर करना थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिसमें हमें रिस्पॉन्स एक्टिविटीज के ऊपर काम करना है। So to ensure speedy and effective post disaster recovery, every hospital healthcare facility shall have these many things or these many steps। एक बार इसको फटाफट से सभी लोग जल्दी से एक बार गो थ्रू करेंगे 2 मिनट्स में। अनुराधा ओके, एक बार फटाफट टच बेस कर लें पॉइंट्स को। ऑफिशियल जो है आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको Yes. डेजिग्नेट करना पड़ेगा, करेक्ट, आपके हॉस्पिटल ऑपरेशंस। फिर उन क्राइटेरिया को समझेंगे जिसपे हमें डिजास्टर रिस्पॉन्स देना है ना, हॉस्पिटल के नॉर्मल ऑपरेशंस को हैंडल करना है। देन अगर कोई डैमेज जो भी हुआ है उसको हमें पोस्ट डिजास्टर असेस करना है। वी हैव टू इवैल्यूएट कि किस लेवल का डिजास्टर हुआ है, उसके हिसाब से हमें अपनी कितने टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उसको रिपेयर करने के लिए, उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए या उस फैसिलिटी को मैनेज करने के लिए, वो हमें एस्टिमेट करना है। एंड देन उसके बाद हम पोस्ट रिस्पॉन्स हॉस्पिटल इन्वेंटरी असेसमेंट करेंगे कि भाई हमारे को अगर क्या और इक्विपमेंट्स की जरूरत है उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए या नहीं। अगर है तो हम वेंडर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे और अपने उन इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करेंगे। फिर उसके बाद चलिए जो भी आपकी पोस्ट रिस्पॉन्स रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को बनाएंगे, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाएंगे। अपने अगर ऑफिस के आपके हॉस्पिटल के टॉप स्टाफ को जरूरत है हम उन तक पहुंचाएंगे। एंड देन वी विल आल्सो डीब्रीफ स्टाफ मेटिकुलस, जो भी आपका स्टाफ है उसको मेटिकुलसली हर डिटेल के बारे में बताएंगे इमीडिएटली आफ्टर डिजास्टर रिस्पॉन्स फेज, so that they can cope up and recover from any post traumatic stress disorder। किसी तरह का हमको स्ट्रेस, लोगों को स्ट्रेस ना फेस करना पड़े, स्ट्रेस डिसऑर्डर ना हो, इसीलिए हम उनको आप एक ब्रीफिंग करोगे या फिर एक काउंसलिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी सर्विसेज जो है जो भी आपके स्टाफ, वॉलंटियर, एक्सटर्नल पर्सन, इन सब ने जो भी दिया है उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे
मॉनिटर करेंगे सिचुएशन को कि भाई अब हेल्थ सिचुएशन क्या है हमारी कम्युनिटी में, हमारे आसपास के लोगों में। सिस्टमैटिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली हम अपने लेसन्स को, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन वहां से और फर्दर गैदर हुई है, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और हमारा जो भी हॉस्पिटल का कॉन्टीजेंसी प्लान है जिससे हम अपना डिजास्टर मैनेज करते हैं उसको मॉडिफाई करेंगे, और एक फाइनल प्रोवाइड करेंगे एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये अगेन वही सेम चीज है जो मैंने अभी, हम लोगों ने अभी बात करी कि डैमेज असेसमेंट, जिसमें हम लोग किस लेवल का डैमेज हुआ है, कितने लोग सफर कर रहे हैं, किस तरह का सिवियरिटी है, फिर उसके बाद कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो खराब हो गई है जिसको हमें दोबारा से रिकवर या दोबारा से रिटेन करना है, वो सारा हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिर कुछ आपके हेल्थ मेजर्स रहते हैं जिसकी बेसिस पे आप डिजास्टर किस लेवल का हुआ है उसको एनालाइज करते हो, जिसका मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, किस तरह के हाउसेस डैमेज हुए हैं, होमलेस पर्सन कितने हैं, नॉन फंक्शनिंग हॉस्पिटल कितने हैं, हमारी कम्युनिटी की लाइफ लाइन यानी कि जो पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, उसका क्या स्टेटस है, ये सारे हमारे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद रिलीफ कैंप्स, जो इसमें जो भी हमारा डेटा मिला है हमें, उसमें तो हम देखेंगे कि भाई हमारा टोटल इफेक्टिव पॉपुलेशन क्या है हमारी, उसकी उसका एज सेक्स ब्रेकडाउन क्या है, दैट मीन्स आपके जो जेंडर ब्रेकडाउन में बच्चे कितने टाइप, किस एज के बच्चे हैं, या 5 साल से कम बच्चे कितने हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स कितनी हैं, वुंडेड पर्सन कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। देन ये बहुत इजी है, सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम के बारे में क्या क्या समझते हैं आप लोग? सर्विलेंस क्या होता है? सर्विलियंस क्या होता है? मैम निगरानी करना। निगरानी करना, वॉच करना, है ना। तो यस। डिजास्टर हुआ है, इवन आप अगर आप लास्ट स्टेज में भी बात करोगे तो हमें कंटिन्यूसली ध्यान रखना है कि भाई कोई तरह की कोई डिजीज तो नहीं फैल रही, किसी तरह का वाटर या सैनिटेशन सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं, अगर है तो उसको वापस से क्लीन करवाया जाए, और अगर कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो हमें वही, हम उसको इमीडिएटली पकड़ेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, ताकि फर्दर जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ना हो, डिजास्टर हमारा बढ़े ना। अच्छा, आपका जो हेल्थ रिस्पॉन्स है वो कितना इफेक्टिव है या कितना एफिशिएंट है, हमें वो इवेलुएट करना जरूरी होता है। तो उसमें अगेन वही कैटेगरी रहेगी, आपकी मोर्टेलिटी कितनी है, देन मॉर्बिडिटी कैसी है, मतलब उसके वहां पे अगर कोई डिजीज हो रहे हैं या माल न्यूट्रिशन लोग हैं या उस तरह की चीजें हैं तो वो किस लेवल पे है। देन न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, मतलब लोगों की वेट, हाइट और मतलब स्टैट्स वगैरह चेक करेंगे कि भाई आर दे गेटिंग दी सफिशिएंट फूड टू सर्वाइव और नॉट। देन उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज आपके आ जाती है इसके अंदर, जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, आपका कोई काउंसलिंग सर्विसेज हैं, या इम्पेशेंट एडमिशंस हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर है। उसके बाद हम कहते हैं वाइटल सेक्टर, जिसमें अब अगेन फूड डिस्ट्रीब्यूट, जो भी आपके इम्पोर्टेंट डिपेंडेंट एजेंसीज या फंक्शंस जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राशन, पानी, सैनिटेशन, शेल्टर, ब्लैंकेट्स, ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं या बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो उनको लोगों को यूसेज के लिए चाहिए, उसके ऊपर भी काम करेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसको कैसे हम उसको अपने रिलीफ ऑपरेशन के अंदर जल्दी से प्रोक्योर कर लें। ठीक है। अच्छा, पोस्ट डिजास्टर पब्लिक हेल्थ सर्विस इंटरवेंशंस, मतलब पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हम लोग ऐसी कौन कौन से बनाएंगे जो पोस्ट डिजास्टर में देंगे, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसको ठीक कराएंगे। इंटरफेरेंस इन द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अगर वो हुए हैं तो उस पर काम करेंगे, सेफ, जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन, मॉस्किटो कंट्रोल, रोडेंट, इकोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं तो वो देखेंगे, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वहां पे हम लोग काम करेंगे, सो दैट इस तरह के प्रॉब्लम्स जल्दी से खत्म हो जाए। वो आपका जो मेन एरियाज क्या क्या होते हैं आपका पोस्ट डिजास्टर के टाइम पे, तो ऑब्वियसली पोस्ट डिजास्टर के टाइम पे जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं जिसमें आप पानी, फूड, हाइजीन, मॉस्किटोज, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, इन सब चीजों के ऊपर काम करते हो, है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट मेजर्स होते हैं। दूसरा हम कह रहे हैं स्ट्रेंथिंग ऑफ एटियोलॉजिकल सर्विलेंस सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका? असीम?
Wasim, are you there? क्या होता है एटियोलॉजिकल सर्विलेंस? एटियोलॉजिकल का क्या मतलब है? ओके, उन फैक्टर्स का ध्यान रखना जिससे कि जो इफेक्टेड एरियाज है वहां पर अगर कोई डिजीज या कोई परेशानी या कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम बढ़ सकती हो, तो यहाँ पर हमें उन उसको उसका जो भी हमारा वॉच करने का जो सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान रखने का, उसको भी स्ट्रेंथन करना है, जिसमें हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेके चलेंगे। जैसे कि फटाफट से आइडेंटिफाई कर लेना अगर कि कोई बीमारी फैल रही है, जैसे कॉलरा फैल रहा है या मॉस्किटोज की वजह से आपका डेंगू आ रहा है या लोग सफर कर रहे हैं, या हो सकता है फूड आपका जो फूड फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, लोग माल न्यूट्रिशन होते जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उसको फटाफट से एनालाइज कर लेना और इससे पहले कि वो आउटब्रेक हो जाए उसको पहले से डिटेक्ट कर लेना, ये आपका सर्विलेंस सिस्टम के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों को साथ ही साथ, अब ठीक है हम लोग वॉच कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, तो साथ साथ हमें रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फील्ड में हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर कि भाई कोई कॉलरा अगर है तो कितना है, फीवर और इस तरह की बीमारियां, मीजल्स है आपका, चिकन पॉक्स है आपके, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इस तरह की जो कैटेगरीज हैं उसको पहले से कैटेगराइज कर लिया जाता है और उसके बेसिस पे कंटिन्यूस रिपोर्टिंग होती है डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फेजेस के अंदर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि भाई पोस्ट डिजास्टर के मैनेजमेंट के टाइम पर हमें मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत बड़े ट्रॉमा से निकले होते हैं, लोग अभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि हमारे साथ ये हो गया है, उसमें उन लोगों ने अपने लोगों को भी खोया होता है, अपनी एसेट्स भी खोई होती हैं, बहुत बहुत बड़ा लॉस रहता है, तो ऑब्वियसली एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। तो इस टाइम पर हमें एक एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन मेंटल हेल्थ के लिए भी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी प्लान करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कुछ न्यू एक्टिविटीज, आपके काउंसलर्स, आपके कम्युनिटी लेवल वर्कर्स वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सफरर्स को फॉर अनदर लाइक कपल ऑफ इयर्स, और लोगों की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए उसको असेस करके उसके साथ लोगों को उस मेंटल ट्रॉमा से निकालने के लिए उनके डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएंगे, है ना, ताकि उनका फिजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छा रहे, लोग इजीली उस चीज से रिकवर करें और उनको लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए हम तैयार करेंगे। ठीक है, ये भी आपका पोस्ट डिजास्टर में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल रहता है। अच्छा, अब इंटरवेंशन प्लानिंग की कुछ भी अगर होता है तो हमें जो प्लान आउट करना पड़ता है तरीके, अपने आस्पेक्ट्स, अपने इंटरवेंशंस, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो एक नॉलेज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि डिजास्टर के बारे में पूरा उसका कंसेप्चुअल नॉलेज, उसका बिहेवियर, कि भाई जब डिजास्टर इस तरह का डिजास्टर होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लड आएगी तो उसका फ्लड आने पर किस तरह का डिजास्टर का बिहेवियर होगा, कितने लेवल पे लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस तरह का लॉसेस हो सकता है, वो पहले से हम उसको इवेल्युएट करके रखना है, पहले से उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज होना। उसके बाद इंफॉर्मेशन, भाई ये डिटरमाइन करना कि कितनी तरह का लॉस, किस लेवल का लॉस जो है कम्युनिटी है उन्हें सफर किया है या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिजास्टर में। फिर उसमें मीडिया सोर्सेज, ऑन साइट सर्वेज, ये सारे जितने भी हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। And it is also essential to collect information that will offer a cultural appreciation of the disaster effect. Obviously, जो और इश्यूज हैं उसमें जो आपकी लाइसेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम लोग कहते हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट करना, डिफरेंट एजेंसीज के साथ कनेक्ट करना, वो वाला काम करके भी रखेंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उस डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करने में हेल्प करें। देन ऑब्वियसली असेसमेंट, तो इसमें क्या देखेंगे कि हाउ द इमरजेंसी असिस्टेंट एजेंसीज हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू अ network and prioritize survivor needs to enable rapid identification of the cultural influences of the community and the psychological influences affecting both survivors and killed. So obviously यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम ये भी असिस्ट करेंगे कि कैसे इमरजेंसी असिस्टेंट एजेंसीज जो है उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, नेटवर्क किया है,
अपने आप को कनेक्ट किया है ताकि वो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो होता है कम्युनिटी पर, उस तरह की नीड्स को फटाफट से आइडेंटिफाई कर ले और basis the community and basis the cultured and basis the different languages, different food habit, different styles of living, उनको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करे सर्वाइव करने के लिए भी, अपने सर्वाइवर्स को भी और केयर गिवर्स को भी, ताकि ओवरऑल पोस्ट डिजास्टर स्टेज के बाद लोग उस चीज से उभर जाएं। कितने टाइप की आपकी जनरली आपको पोस्ट डिजास्टर कंसल्टेशन, ऑब्वियसली केस कंसल्टेशन जो आपका सर्वाइवर सेंटर्ड होती है, जिसमें हम पर्टिकुलरली जो आपके सर्वाइवर्स हैं उनके लिए काम करते हैं, जिसमें उन्होंने क्या डिफिकल्टी फेस करी, अब उनकी हेल्थ कैसी है, उनके साथ किस तरह की अभी उनको मेडिकल फैसिलिटीज और जरूरत है, किस तरह का अभी डिस्कम्फर्ट है जिससे उनको हमें निकालना है, वो सारी चीजें। देन उसके बाद आता है पोस्ट डिजास्टर आउटरीच एंड क्राइसिस काउंसलिंग। ऑब्वियसली ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर आपका जो क्राइसिस होने के बाद, यानी कि डिजास्टर होने के बाद फिर भी लोगों के साथ लोग जो है उसमें कोप अप नहीं कर पाते, तो एक ऐसी इंटरवेंशन टेक्निक है जिसमें लोग वापस से लोगों को सरवाइव कराया जाता है, रिस्टोर कराई जाती है लाइफ, उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है, कोप करने में हेल्प किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको डिफरेंट अच्छी गुड सिचुएशंस में भी डाला जाता है, ताकि वो आगे अपनी होप्स को रख के अपनी लाइफ को वापस से रिकवर करें। देन वी हैव आउटरीच ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स वही रहेंगे कि सर्वाइवर्स को हमें हेल्प करना है, लोगों को एक अच्छी फीलिंग के लिए, भाई मोटिवेशन के लिए, उनकी नीड्स को एक्नॉलेज करने के लिए, उनको सपोर्ट एक्सेप्टेंस के लिए, ये सारे जो आपके जितने भी आपकी कम्युनिटी है या जितने भी आपकी एजेंसी है वो उस पे काम करेंगे। देन उनको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग जो भी सफरर्स हैं, जो भी सर्वाइवर्स हैं, वो अपने आप को एंगेज कर सकें, उनका माइंड थोड़ा सा हम डेविएट करेंगे, एक स्ट्रक्चर मेथड उनको हेल्प करेंगे ताकि वो अपने बिहेवियर को और स्ट्रक्चर कर सकें, अपनी ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। देन उनको अगर कोई इस तरह के इश्यूज अभी भी हैं, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस है, तो वो उससे बाहर निकल सकें। ठीक है। क्राइसिस काउंसलिंग अगेन वही ऑब्जेक्टिव सेम, ये भी आपका सेम ही है, कुछ नया नहीं। अच्छा, एनिवर्सरी रिएक्शन एक छोटा सा वो रहता है जिसमें जैसे जिस डेट को या जिस समय वो घटना घटी होती है और वो जब 1 साल बाद आती है तो लोग फिर से इमोशनल हो जाते हैं कि आज के दिन हमने ये सफर किया था, और and also about the people who have lost their family members, that is a very painful and a difficult day for them. So at that point of time also these rescue teams and the disaster management team, they are in connection with the people to make them understand, to make them move on, and क्योंकि वो obviously थोड़ी प्रोग्रेस तो लोगों की हो रही होती है, सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन में आने लगते हैं, पर फिर भी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अभी भी हील करने की उनको जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर भी आपकी जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है दैट इज इन कनेक्ट विद द सफरर्स। ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट हमने एक्चुअली कवर कर लिया है, पर इसमें फिर भी आप एक बार इसको जस्ट पढ़ लेना कि स्टेट लेवल पे कनेक्टिविटी बनाना, आपका पंचायत लेवल पे, लोअर लेवल पे, हर लेवल पे आपको कनेक्टिविटी बना के रखना, ताकि जो आपका ये डिजास्टर है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो और उसका इम्पैक्ट कम रहे, है ना, और जो भी लोग उसके सफरर्स हैं वो उससे जल्दी से उभर पाए। ठीक है। इस लास्ट वाले पॉइंट्स को एक बार अपने आप भी पढ़ लेना। ठीक है। ओके मैम। अभी कितने स्टूडेंट्स बचे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? ओके, वसीम एंड अनुराधा, माय ऑल रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है। आई थिंक वी आर वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी टॉपिक्स, है ना। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पेपर्स भी दिखा देती हूँ। जो मेरे पास है, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर
is a completely isolated hospital which is unable to access resources. A major fire outbreak in a newspaper press has occurred 2 kilometers away from your hospital. It is the nearest hospital from the place of incident. Make a plan as to how you will proceed, giving stress to the following points. हमने अभी इंटरनल और एक्सटर्नल डिजास्टर अभी आज ही पढ़ा है, उसके अंदर ये सारा आ जाएगा आपको कि कैजुअलिटी कैसे हैंडल करनी है, फूड एंड वाटर कैसे हैंडल करना है, मेडिकेशन कैसे हैंडल करना है, आपको आपके स्टाफ कैसे हैंडल करने हैं, लाइसेंसिंग कैसे करनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, वो हमें इसमें लिखना है। ठीक है, इसके अंदर भी अलर्ट सिस्टम का क्या रोल रहेगा डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, इसमें आप लिख पाओगे अलर्ट सिस्टम से क्या रहेगा? जो हमने अभी अलार्म्स वगैरह के ऊपर बात की थी ना, कोडिंग। मैम कोड्स वगैरह जो है वही लिखना है। हाँ, वही लिखना है इसका। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर हम कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर हम कर चुके हैं, प्लानिंग ट्राइज का क्या प्लानिंग मतलब क्या रोल रहता है वो भी हम कर चुके हैं, देन कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर प्लान हम कर चुके हैं ना, ये अनुराधा फर्स्ट क्लास में किया था हमने कंपोनेंट्स। यस मैम। अच्छा, मॉक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं आज। और वैसे मॉक एक्सरसाइज ना मैंने वैसे आज एक फायर मॉक ड्रिल के बारे में अभी आज डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो आप लोग एक दो इसके स्टेप्स या प्रोसीजर थोड़ा नेट से निकाल लेना, वैसे मैंने निकाला है एक दो, है ना, वो उसको पढ़ लेना, दैट विल हेल्प यू। ओके, ठीक है, ये हमने सब कवर कर लिया आज, एंड देन और भी मैं सेकंड पेपर में दिखा देती हूँ आपको फटाफट से। ये एक बार ना थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि इन्होंने एक सिचुएशन दी है कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन समर है, पर उसमें रिकरेंट फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे आपका वेजिटेशन और ये रेनफॉल सब डिस्ट्रॉय हो रहा है और काफी सारे इंसिडेंट्स भी है। तो क्या होता है, क्यों होते हैं आपके फॉरेस्ट रिकरेंट फायर्स, ये खुद ही ढूंढ के पढ़ लेना, बिकॉज इनके रीजंस क्या होते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्यों आते हैं फायर्स के लिए, आपको खुद लिखना पड़ेगा, खुद थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अभी मुझे लगता है ये लोग कोविड वगैरह के ऊपर पूछ सकते हैं तुम लोगों से, है ना, क्योंकि अभी वो करंट सिनेरियो चल रहा है। ये मैनमेड डिजास्टर, रोल ऑफ गवर्नमेंट, पैंडेमिक इमरजेंसी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कर लिया है हमने। ठीक है, कर लिया है ना राधा? यस मैम, यस मैम। ये भी हमारा हो चुका है, मॉक ड्रिल भी हो चुका है। ठीक है, ये पेपर भी कवर्ड है। उसके बाद एक और पेपर है हमारे पास, which is I think the next one हमारा responsibility and services provided by hospital, types of disaster, natural or unnatural, difference, उसके remedies easy है। disaster prevention, reconstruction, mock exercise हम कर चुके हैं, alertness भी कर चुके हैं, प्री एंड पोस्ट डिजास्टर फेस कर चुके हैं। लीगल फ्रेमवर्क में आप एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो आपकी अथॉरिटीज हैं एनडीएमए ने जो पढ़ा था वो सब डालेंगे इसके अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कर चुके हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कर चुके हैं, ट्रेनिंग टू हॉस्पिटल ये सब कर चुके हैं। आई थिंक बस ये सारा हमने कवर कर लिया है। मॉक एक्सरसाइज मॉक ड्रिल है वो हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था। ठीक है, यस मैम। यस मैम। वसीम, यस मैम। वसीम ने छोड़ तो नहीं दी क्लास, बोर हो रहा होगा। अच्छा, ये एक फाइल जिसमें गाइडलाइंस दी हुई है कोविड-19 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर कुछ एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। 3 पेजेस की है, कोई ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है। कैन बी ऑफ सम हेल्प टू यू। मैम हाँ बोलो। ये स्लाइड हमारे साथ क्या क्लियर नहीं है मैम, ये स्लाइड शेयर
सब कुछ शेयर होगा आपके साथ, स्लाइड शेयर कर देना। सब कुछ शेयर होगा मैम, सब कुछ शेयर होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्लास कल से करें या ब्रेक लेके करना है? क्योंकि मैं चाह रही थी सैटरडे संडे हमारे पास आ रहा है, कल तो शायद देखती हूँ संडे को कर सकते हैं क्लास। सैटरडे संडे में अगर वीकेंड में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम। मैम पेशेंट केयर सर्विस वाला सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है। हाँ, सर्विस मैनेजमेंट वाला है ना। अच्छा, आपको पहले भी एक बुक भी मिली हुई है ना पढ़ने के लिए? हाँ हाँ मैम हाँ। पढ़ना है, नहीं छोड़ना पढ़ाई के लिए। अभी अभी भेज देते तुम लोग सीमा के पास MHA। ठीक है। और बाकी और क्लासेस भी हैं अभी आपकी क्या, और कुछ सब्जेक्ट चल रहा है? नहीं मैम अभी तो नहीं चल रही है। ठीक है। Okay, so I'll be sending this to Seema within some time। 5-10 मिनट में भेज देती हूँ मैं, मेरे पास एक बार व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करके। ठीक है। और ये आप लोग भी सर्कुलेट कर देना अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है तो, है ना अनुराधा? ओके मैम। ठीक है। अच्छा, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू से, बिकॉज़ वी आर वाइंडिंग अप दिस सब्जेक्ट नाउ। समझ में आया? नो मैम नथिंग फॉर नाउ। अच्छा, समझ में भी नहीं यस आया? मैम। समझ में आया। वसीम? मैम आया मैम, समझ में आया। अच्छा, और वसीम को? वसीम बट मैम बोलो 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 बोलो। मैम एमसीक्यूज कौन से कहाँ से पढ़े Yes. वही समझ नहीं आ रहा। अच्छा, so everything is clear to Wasim. Wasim have sent me a message. He has a network issue. Okay, 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 fine. I understand. ठीक है। मैंने बताया ना अनुराधा, मेरे को खुद भी ढूंढने पड़ेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ऐसा अटेम्प्ट हो रहा है ना, तो इतना बैकअप है भी नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू check and I'll try to मैम find। लास्ट ईयर हुआ था एमसीक्यू। लास्ट ईयर हुआ था, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपके पास? Yes, हाँ हमारे ma'am, पास तो है we मैम, have, सेंड किया था we have, औरत से। yeah, hear you. Just a moment, guys. ठीक है, तो shall we wind up now अभी के लिए? यस मैम। ठीक है, चलो then। Okay guys, thank you for your cooperation and support। ओके Okay, bye guys, take care। थैंक यू मैम।